हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरती ड्रग्स लिमिटेड को। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी सी अपॉर्चुनिटी है, खासतौर से जब जब मार्केट ने एक बेस बनाकर, निफ्टी ने एक बेस बनाकर आगे बढ़ना शुरू किया है। मैंने कल ही एक वीडियो बनाई थी जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से निफ्टी यहाँ से एक रेंज ब्रेकआउट दे सकती है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर मैंने जो कल वीडियो बनाई थी, बेसिकली उसमें क्या चीज़ डिस्कस की थी वो यही थी कि यहाँ पर एक ये रेंज है जो फिलहाल में डेवलप हुई है, और वो रेंज ये थी। तो बेसिकली क्या हुआ कि पूरे दिन यहाँ से ऊपर रहने के बाद में वापस से ये बिल्कुल लोवेस्ट लेवल पर वैसे ही आ गई। तो लेकिन जिस तरह से यहाँ पर ऊपर की तरफ ये ग्रीन कैंडल्स इतनी सारी बन रही है, तो यहाँ पर उम्मीद यही है अभी भी कि वापस से ये ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट देगी। और निफ्टी की जो ऊपर की तरफ रेसिस्टेंस है वो यहाँ पर रहने वाली है। एक्चुअल में ओवरऑल निफ्टी एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन में है, और कंसोलिडेशन जल्दी से खत्म होता नजर नहीं आता। लेट्स सी उसके बाद में क्या होगा। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर ये इस तरह के पैटर्न बन रहे हैं ना, जैसे यहाँ से इस तरह का राउंडिंग है और इस तरह का फिर से ये राउंडिंग बनता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसे में जब ये राउंडिंग इस तरह से बनते हैं तो ऊपर की तरफ ही जाना ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि जिस साइड में राउंडिंग बन रहे होते हैं उस साइड में नीचे की तरफ ब्रेकआउट नहीं होते। अगर ओवरऑल मार्केट इस तरह से बिहेव कर रही होती, सपोज यहां से ऊपर की तरफ को इस तरह से राउंडिंग बन रहे होते, तो ज्यादा चांसेस थे कि मार्केट नीचे की तरफ आएगी। लेकिन यहां पर राउंडिंग अपोजिट है, तो ज्यादा चांसेस हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये तो निफ्टी का मैंने आपको ये थोड़ा सा आइडिया दे दिया। उसके बाद में अगर हम आरती ड्रग्स की बात करें तो पहले एक बार इसके बिजनेस की तरफ ध्यान दे लेते हैं। जैसे कि मैं हमेशा बात करता हूं, सबसे पहले हमें बिजनेस एनालिसिस करनी चाहिए, उसके बाद में फाइनेंशियल एनालिसिस यानी कि फंडामेंटल एनालिसिस करनी चाहिए, उसके बाद में हमें टेक्निकल एनालिसिस को करना चाहिए। तो अगर इसके बिजनेस एनालिसिस की बात करें तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ए लॉट ऑफ केमिकल रिलेटेड वर्ड्स जो मुझे समझ नहीं आते, उतनी जल्दी से बोले भी नहीं जाते हैं। वैसे ये मेटफॉर्मिन इन द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, और इसमें भी ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं इसके, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं इसके, और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं इसके, यानी कि ये इतनी सारी चीजों के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेट्रोनीडाजोल इन इंडिया, एंड अगेन एक और काटापिलर वगैरह, जैसे मैं बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा इसमें, ये इन द वर्ल्ड हैं, और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ निम्सलाइड इन द वर्ल्ड। तो अगर हम ये निम्सलाइड की बात करें तो निम्सलाइड किस लिए यूज होता है, मैंने इसको सर्च किया तो ये पता चला निम्सलाइड प्लस पैरासीटामोल इज यूज्ड फॉर पेन रिलीफ। इट रिलीव्स पेन इन कंडीशंस लाइक हेडेक, माइल्ड माइग्रेन, मसल पेन, डेंटल पेन, एंड a lot of other technical words. So जनरल सेंस में ये बेसिकली पेन रिलीफ करते हैं, डेंटल पेन, मसल पेन, एंड माइल्ड माइग्रेन एंड हेडेक, इस चीज के लिए यूज होता है। और ये बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है आज की डेट में, और ये चीजें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं, क्योंकि हम स्क्रीन का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, या तो मोबाइल पे लगे होंगे, या लैपटॉप पर लगे होंगे, या टीवी पर लगे होंगे, कहीं ना कहीं हम स्क्रीन को ही देखते जा रहे हैं। हम अगर बुक्स भी पढ़ते हैं तो बुक्स को भी अब लोगों ने स्क्रीन पर ही पढ़ना शुरू कर दिया, पीडीएफ फॉर्मेट में लेकर आते हैं, वो बुक्स को एक्चुअल में हार्ड कॉपी के रूप में नहीं मंगाते। तो ये एक बेसिकली इन सब चीजों का रीजन है कि ये सारी प्रॉब्लम्स इंडिया में बढ़ती जा रही हैं। मेडिटेशन करना बंद हो गया है, चैंटिंग करना बंद हो गया है, अच्छे से खाना पीना बंद हो गया, उल्टा सीधा कुछ भी खाना है, टाइमिंग नहीं है खाने पीने की। तो उन सब चीजों के रीजन से ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, और ये उन सब चीजों की दवाई बनाते हैं, और दवाई में भी जो वर्ल्ड में लार्जेस्ट हैं। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट होना इन सब चीजों में ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और पूरी कंपनी कितनी की है? पूरी कंपनी 6527 करोड़ की है। तो ये कंपनी कोई छोटी कंपनी नहीं है। छोटी कंपनी कैसे नहीं है, मैं किस सेंस में कह रहा हूं कि अगर हम एस्ट्राजेनेका की बात करने लगे इंडिया में तो वो 8000 करोड़ की है। अगर हम सैनोफी की बात करने लगे तो सैनोफी 18000 करोड़ की है, और अगर हम फाइजर की बात करने लगे तो फाइजर अपनी 21000 करोड़ की है। तो ये ऑलमोस्ट सेम ही साइज की कंपनी है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आरती ड्रग्स की मैं बात करूं, आरती इंडस्ट्रीज ग्रुप की कंपनी है। आरती इंडस्ट्रीज सेम ग्रुप है जिस ग्रुप की ये कंपनी है आरती ड्रग्स। तो यहां पर ये चीज अच्छी है। अगर हम आरओसी की बात करने लगे तो 21% की आरओसी एक अच्छी आरओसी है, और प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी यहां पर अच्छी है। डेट इक्विटी रेशियो इनका 42 है, 0.42। ये एक्चुअल में थोड़ा सा और कम हो गया है, मैं आपको बताऊंगा वो कैसे है। क्योंकि जो यहां पर ये डेट इक्विटी रेशियो
कैलकुलेट हुआ है वो कैलकुलेट हुआ है जो लास्ट पब्लिश्ड बैलेंस शीट थी, और वो लास्ट पब्लिश्ड बैलेंस शीट थी अपनी सितंबर एंडिंग की 30 सितंबर की। ये इसके बेस पर है। इसके बाद इनका लोन और थोड़ा सा कम हुआ है। मैं किस बेस पर कह रहा हूं आपको बताता हूं कि यहां पर जो बोरोइंग है वो 389 करोड़ थी। उसके बाद में सितंबर 2020 में ये 339 करोड़ रह गई। उसके बाद में अगर आप इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखोगे तो यहां पर जो इनका लोन था, जो इनका इंटरेस्ट पे होता था वो 8 करोड़ के आसपास होता था। पहले 10 था, फिर 9 करोड़ होता था एक क्वार्टर का इंटरेस्ट, फिर 9 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 7 चलता रहा। अभी दिसंबर क्वार्टर में, सितंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में 7 से कम होकर ये 5 रह गया है। यानी कि इन्होंने यहां से अच्छा खासा लोन वापस से रिपे कर दिया है। तो जब लोन रिपे होता है तो बैलेंस शीट और स्ट्रांग हो जाती है, और बैलेंस शीट स्ट्रांग हमें यहां पर होती हुई नजर भी आ रही है कि एक टाइम ऐसा था जब कंपनी के ऊपर 483 करोड़ का लोन था, उसके बाद में 546 भी हुआ था, और उसके बाद में लेकिन अभी ये लगातार कम होता जा रहा है। और इस क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर में, ये और भी कम हुआ है क्योंकि 7 करोड़ के इंटरेस्ट के बदले एक क्वार्टर में सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ का यहां पर इंटरेस्ट पे हुआ है, तो ये और कम हो गया है। अब बैलेंस शीट हमारी अच्छी है। बैलेंस शीट की अगर बात करें तो जो अपना पैसा 76 करोड़ था वो 790 करोड़ हो गया है, 10 टाइम से ज्यादा हो गया है। उसके बाद में फिक्स्ड एसेट्स की अगर बात करें तो फिक्स्ड एसेट्स 183 करोड़ से इंक्रीज होते होते 666 करोड़ हो गई है। तो लगातार ये कैपेसिटी अपनी इंक्रीज करते जाते हैं जब भी, जैसे भी इनको मौका लगता है। उसके बाद में अगर बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो कंसिस्टेंट ग्रोथ है। मींस एक भी साल इनका मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा है जब इन्होंने डाउन साइड सेल्स देखी हो। लगातार 254, 289, 312, 382, 479, 501, फिर यहां से तो सीधा इन्होंने डबल ही कर दिया, और डबल करने के बाद में फिर कंसिस्टेंट ग्रोथ शुरू हो गई, और फिर यहां पर एक अच्छा खासा इनका एकदम से हाइक आया, और फिर एकदम से फिर 20% का ग्रोथ आया, फिर 20% का ग्रोथ है। तो कंसिस्टेंटली 20% का यहां पर रेवेन्यू में जंप है। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करने लगे तो 13 करोड़ के नेट प्रॉफिट से इंक्रीज होते होते जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स का नेट प्रॉफिट है, जो हाईएस्ट है 288, वो पिछले 12 महीने के, यानी कि उससे पहले 12 महीने के कंपैरिजन में जस्ट डबल है। 141 से बढ़ते हुए ये एकदम से 288 करोड़ हो गया है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहां पर इंटरेस्ट की कॉस्टिंग बड़ी कम हो रही है, रेवेन्यू बढ़ रही है, मार्जिन बढ़ रहे हैं। 15% का जो मार्जिन था ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, वो बढ़कर 20% हो गया है, इंटरेस्ट कॉस्टिंग कम हो गई है। तो इन सब चीजों से फर्क पड़ता है ओवरऑल। तो यहां पर ये अच्छा खासा एकदम से नेट प्रॉफिट इनका जंप किया है। हाईएस्ट एवर ट्रेलिंग 12 मंथ्स की रेवेन्यू है, हाईएस्ट एवर इनका नेट प्रॉफिट है। उसके बाद में क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स के लिए मैं हमेशा से एक चीज कहता हूं कि जब भी हमें सेल्स को सेल्स से कंपेयर करना चाहिए तो पिछले क्वार्टर से नहीं करना चाहिए। दिसंबर क्वार्टर की सेल्स को पिछले साल के दिसंबर क्वार्टर से कंपेयर करना चाहिए। सेप्टेम्बर तो 530 है, 474 के कंपैरिजन में 574 है, 478 के कंपैरिजन में 545 है, 405 के कंपैरिजन में, और यहां पर 450 है हमारा 459 के कंपैरिजन में। और यहां पर जो इंपैक्ट था ये सीधा सीधा पेंडेमिक वाला क्वार्टर था, उसका इंपैक्ट था। दिसंबर के कंपैरिजन में दिसंबर बहुत ज्यादा है, और उससे पहले सितंबर 478 यहां बहुत ज्यादा है, 405 देन दिस इज वेरी गुड, एंड 459 दिस इज वेरी गुड। तो ये लगातार कंपैरिजन जितने भी हैं वो बहुत अच्छे हैं। और नेट प्रॉफिट पिछले 4 क्वार्टर का हम देख सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग है पिछले सारे टाइम के कंपैरिजन में। क्योंकि ये चीजें खासतौर से जब पेंडेमिक में कोविड का सिचुएशन है तो ये पर्टिकुलर सॉल्ट बहुत ज्यादा डिमांड में आएगा, पैरासीटामोल एंड निमेसुलाइड। तो ये बहुत अच्छा खासा यूज में आएगा, इसके बिना ये पेन रिलीफ नहीं बनते हैं। तो अपने आप में ये ग्रोइंग बिजनेस है, अच्छा बिजनेस है, बैलेंस शीट अच्छी है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं। और अगर हम उसके बाद में कैश फ्लो की बात करने लगे तो जितना भी पैसा ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कमाते हैं उतना ही हमारे पास यहाँ पर कैश फ्लो में आता भी है। तो यहाँ पर ये चीज क्लियर हो जाती है कि इनका पैसा बैड डेट नहीं बन रहा है। जितना पैसा ये जितने की सेल्स करते हैं उतना पैसा एक्चुअल में इनके पास आ जाता है। उसके बाद अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं है, बहुत ज्यादा बेकार भी नहीं है। और बेकार क्यों नहीं है और अच्छा क्यों नहीं है? बेकार इसलिए नहीं है कि चीजें मेंटेन है। 62% के आसपास इनकी प्रोमोटर्स की होल्डिंग थे, अभी 60.20 है। पिछले 3 क्वार्टर में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। एज सच एफआईआई की अगर बात करें तो एफआईआई ने यहां पर अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, डीआईआई की बात करें तो डीआईआई ने कम की है। अगर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक की थोड़ी सी बढ़ी है, लेकिन अगर पब्लिक की थोड़ी सी बढ़ी है तो क्यों बढ़ी है वो हम यहां पर देखें तो ऐसा कोई रीजन नजर नहीं आता। सिर्फ एक ही रीजन नजर आता है कि जो निखिल परिमल देसाई जी के पास जो होल्डिंग थी अभी वो इनके पास नहीं दिखा रहा है, जिसकी वजह से
यहाँ पर अगर रिटेल शेयर होल्डर की बात करने लगे, पब्लिक में से अगर एचएनआईज को निकाल दें तो थोड़ा सा इंक्रीज करके दिखाता है, बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। हाईएस्ट एवर नंबर्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और मतलब जब चीजें नजर में आती है तो एकदम से दोबारा से बाइंग शुरू हो जाती है। और अगर हम यहाँ पर चार्ट पैटर्न की बात करने लगे, चार्ट पैटर्न में अगर हम आरती ड्रग्स में पहुंच जाते हैं, एक बार आरती ड्रग्स का हमने चार्ट ओपन किया तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एक लंबे टाइम से कंसोलिडेशन में है। और कंसोलिडेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है वो क्या है कि यहां पर ये एक सपोर्ट पर था और ये सपोर्ट को बार बार मेंटेन कर रहा है। तो सपोर्ट कितनी बार मेंटेन हुई है अगर आप यहां पर देखोगे तो एक बार तो यहां पर हमारी सपोर्ट मेंटेन हुई, उसके बाद में ये अच्छा खासा कंसोलिडेशन, ये सपोर्ट हुई, फिर वापस ऊपर जाके यहां पर आया, फिर इसने यहां पर सपोर्ट ली और उसके बाद में फिर इसने ये पूरी पूरी सपोर्ट ली और उसके बाद में 4 बार सपोर्ट लेने के बाद में ये फिर से ऊपर चलना यहां पर शुरू हो रहा है। तो यहां पर मेरा मानना यह है जब हाईएस्ट एवर प्रॉफिट आते हैं और उसके बाद में दोबारा से चीजें चलनी शुरू हो तो मेरे हिसाब से जो पिछला इसका हाई था वहां तक भी ये जाना एकदम से अच्छा लगता है। मतलब ये इस तरह से चीजें चली जाती हैं। मैंने इसकी शायद कोई खबर भी सुनी थी, अगर मुझे याद है, आरती ड्रग्स की आरती ड्रग्स बाईबैक, तो इसका कोई बाईबैक भी आने वाला है जो 1,000 रुपए के आसपास में यहां पर बाईबैक होने वाला है। तो ये भी एक साथ में पॉजिटिव न्यूज है। 19 मार्च की न्यूज है कि प्रमोटर्स यहां पर 1,000 रुपए के प्राइस पर शेयर बाईबैक के लिए ऑफर लेकर आ रहे हैं यहां पर। तो अभी जब करंट प्राइस हमारा नीचे चल रहा है और 712 712 के आसपास का प्राइस है, तो यहां से अगर हम जो पिछला रेसिस्टेंस था, वैसे तो इस तरह की कंपनीज लगातार पिछले सारे रेसिस्टेंस को तोड़कर ऊपर निकल जाती हैं, लेकिन अगर 6 मंथ्स का भी अगर हम टाइम लें और यहां पर 44% का गेन नजर आता है साफ साफ, तो ये बहुत अच्छा बाइंग है यहां पर। और यहां से 44% मेरे हिसाब से विद इन 6 मंथ्स आ जाने चाहिए। वैसे 6 मंथ्स का टाइम लगता नहीं है, क्योंकि अगर आप एक चीज देखोगे ना कि वहां ऊपर से यहां तक आने में कितना टाइम लगा इसको, तो अगर यहां से टाइम पीरियड ले लें कि यहां जब इसने टॉप बनाया था, टॉप से लेकर जब इसने नीचे का ये लेवल टच किया था तो सिर्फ इसको 20 डेज लगे थे ऊपर से यहां तक नीचे आने में। तो जब चीजें चलना शुरू करती हैं तो यहां से 20 डेज में भी वापस चीजें ऊपर जा सकती हैं, 1 मंथ में भी जा सकती हैं, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स तक। तो ये एक मैक्सिमम पीरियड है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि अगर हम किसी चीज को एनालाइज करें तो उस चीज को ड्यू टाइम ना दें, क्योंकि कई बार होता है कि चीजें थोड़ी सी रुक जाती हैं और रुकने के बाद में फिर हमें अननेसेसरी परेशान होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि हमने ये चीज डिस्कस की थी, एनालाइज की थी और ये चीज ऊपर नहीं गई, क्यों नहीं गई। अब जब मैं ये सारी बातें कर रहा हूं तो ये मैं एक यहां पर आपको एक डिक्लेरेशन भी दे दूं। डिक्लेरेशन इन द सेंस कि यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये एक एजुकेशनल वीडियो है, इसका मेरी रिकमेंडेशन से कोई लिंक नहीं है। आई एम नॉट रिकमेंडिंग हियर टू बाय और सेल एनीथिंग। माय मेन पर्पस इज जस्ट टू टीच यू हियर दैट हाउ वी शुड एनालाइज ऑल दिस बिजनेस एनालिसिस एंड मींस बिजनेस फैक्टर्स कैसे एनालाइज करना चाहिए, एंड हाउ शुड वी डू द फाइनेंशियल एनालिसिस, एंड हाउ शुड वी बेसिकली टेक्निकली एनालाइज दीज चार्ट पैटर्न्स। तो ये सारी चीजें इसलिए इंपॉर्टेंट हैं। आप अपना ड्यू डिलिजेंस करके अपने हिसाब से यहां पर ट्रेड कर सकते हैं। मैं इसमें बायर हूं और कुछ चीजें मैं बड़े जो बिग साइज कंपनीज हैं वहां से थोड़ा सा निकलकर जो मिड साइज कंपनीज हैं लेकिन जहां पर ग्रोथ है, जो कंसिस्टेंसी है, बेसिकली अगर मैं आपको एक चीज बता दूं कि ब्लू चिप कंपनी का मतलब कभी भी बिग साइज कंपनी नहीं होता। ब्लू चिप कंपनी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी इन परफॉर्मेंस। तो जब यहां पर अगर हम इसके फाइनेंशियल्स को देखते हैं ना, तो जो कंसिस्टेंसी नजर आती है परफॉर्मेंस में, एक्चुअल में इसी को ब्लू चिप कहते हैं, जिसके ऊपर भरोसा किया जा सके कि जिस तरीके से लगातार यहां पर रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं ना, इसी तरीके से आगे चल के भी रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट इंक्रीज होंगे, क्योंकि बिजनेस में भी दम है, फाइनेंशियल में भी दम है। और यहां तो टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी इस चीज को साफ साफ सजेस्ट कर रहा है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है कि जितनी यहां पर जब ये रैली आई थी और जितनी वॉल्यूम यहां पर थी उतनी ही वॉल्यूम यहां पर भी नजर आ रही है। तो एक बार ये दोबारा से इस चीज को आप समझ के चलो कि जैसे इंजन को इग्नाइट करते हैं वो वापस से रेस पकड़ता है, तो यहां से पूरे पूरे चांसेस हैं कि सीधा सीधा ऊपर जाएगा। 44% के लिए यहां पर टेक्निकल अपॉर्चुनिटी है। तो आप इसको शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी लर्निंग हो जाए। और कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार।